Hello and welcome to another episode of Social Accord presented by Humans of Giving. Today we are in conversation with a very young change maker, Asif Raza. Asif is the founder of Feed Needy 50, an initiative to provide the underprivileged students the correct knowledge to lead their life. They work to aware the students and children to know their human rights and fundamental laws which are incorporated to protect them. आसिफ सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हमारे शो में आने के लिए और माफ़ी चाहेंगे क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम हो गई है तो मेरी आवाज़ थोड़ी भारी लग रही होगी तो चाहेंगे कि आप कनेक्ट करके रहे और समझने की कोशिश करें बिफोर हाँ, श्योर। स्टार्टिंग दिस होल कॉन्वर्सेशन आसिफ सबसे पहले तो मैंने आपका रिसेंट वीडियो कुछ देखा उसके बारे में जानना चाहूंगी आपके वीडियोस में आपके जो भी साथी लोग थे वो लोग जा करके कुछ बच्चों को सेक्स एडुकेशन के बारे में बता रहे थे इस पहलू के बारे में जरा आप अपने इनिशिएटिव के बारे में जरा कुछ हमें बताएं तो मेरा नाम आसिफ है और आपने एक चीज़ की थी फाउंडर ऑफ फीड द नीडी 50। तो बेसिकली स्टार्ट ये चीज़ मैंने की थी बट हमारे उसमें क्या है कि कोई फाउंडर नहीं है। हमारे में क्या होता है कि हर 6 महीने पे एक टीम लीडर होता है और उसको इलेक्शन के ज़रिए से उसको चेंज किया जाता है। ओके और अभी का जो हमारा कैंपेन था, वो हमने हमारे स्पॉन्सर किया गया था, जो का ब्रेक द शेम। तो उसमें हमने जो बच्चे थे जो स्लम एरिया में रहते हैं, वो लोग काफ़ी जगह काम करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है, तो उनको काम करना पड़ता है। तो हमने ये सोचा कि जहाँ वो काम करने जाते हैं, अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो अपने जो उनके रिश्तेदार होते हैं या उनके घरवाले होते हैं, तो उनको बताने में वो थोड़ा हिचकिचाते हैं, तो उनके पास उतना इंटरेक्शन नहीं होता। उनके जो घरवाले होते जी हैं, वो भी जी काम पे जाते हैं, तो इतना डे टू डे इंटरेक्शन नहीं हो पाता। तो हमसे उनका इंटरेक्शन होता है, तो क्यों ना हम उनसे जान पाएँ कि अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है रिगार्डिंग कि वो जहाँ काम करने जा रहे हैं, अगर उनके साथ वहाँ कोई छेड़खानी कर रहा है या उनको कोई वहाँ परेशान कर रहा है या उनको धमकी दे रहा है या उनके प्राइवेट जगह को टच किया जा रहा है। तो जी हाँ, तो हमने उनके बारे में उनको एजुकेट किया और जो स्लम्स की वुमेन्स थी, उनको जो हाइजीन एंड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन और सैनिटरी नैपकिन्स वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। जी जी आसिफ सबसे पहले तो काफी बखूबी से आप ये जो भी काम कर रहे हैं वो करते आ रहे हैं और आपकी उम्र भी काफी कम है इतने कम उम्र में आप ये जो ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाया ये थॉट कैसे आया और कैसे इस सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज आई हाँ, एक्चुअली हम लोग जामिया से बिलॉन्ग करते हैं, ज़्यादातर जो हमारे वॉलंटियर्स हैं। तो जी हमारे जामिया के सामने एक स्लम है छोटा-सा, स्लम नहीं वो जामिया की प्रॉपर्टी है, बट वहाँ पे कुछ ओके माइग्रेंट्स जो हैं वो आके रहते थे। तो हम ओके लोग जब स्कूल से बाहर निकलते थे, तो बच्चे छोटे-छोटे बच्चे हमारे पास आते थे कि पैसे दे दो या फिर हमें कुछ खाने का दे दो। तो हम लोगों ने ये चीज़ अपने स्कूल से जो हमारे स्कूल के बच्चे थे, हमने उनसे 50 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करने स्टार्ट किया। दैट्स व्हाई हमने इसका नाम रखा था फीड द नीडी 50। हमने 50 जी लोगों से 50-50 रुपए कंट्रीब्यूट किए। फिर उससे हमने आगे चल कर के उनको खाना प्रोवाइड किया और उनको जो भी वहाँ की नेसेसिटीज़ थी उनको प्रोवाइड की गई। हमारा इतना बड़ा विज़न नहीं था इस चीज़ को लेकर के कि हम अभी इतना सारा हमें काम करना है। हमने जस्ट ये सोचा था कि चलो इनको खाना प्रोवाइड कर देंगे। बट फिर हमारे अंदर इंटरेस्ट आया कि नहीं चलो इनके लिए और भी कुछ करना है। फिर धीरे-धीरे ये चीज़ें आई कि नहीं और भी कुछ करना है, और भी हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो यहाँ से इस चीज़ की स्टार्टिंग हुई और माशाल्लाह अभी हमारा जो ऑर्गनाइज़ेशन है वो अभी 3 स्टेट में काम कर रहा है। बिहार में है, झारखंड में और मध्य प्रदेश में भी कुछ लोग हैं, वहाँ काम कर रहे हैं और दिल्ली में हमारा परमानेंट हमारे स्कूल चलते हैं, स्लम स्कॉलर्स के नाम से। ओके आसिफ चूंकि आप इन सारी चीजों के बारे में काम कर रहे हैं तो मतलब जब आप स्टार्टिंग कोई भी चीज इस तरह का जब आप सोशल कॉज के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो आपके साथ आप जब शुरू किए थे तो आपके साथ किन चुनौतियां मतलब कौन सी चुनौतियां का सामना आप किए हैं
हाँ, बेसिकली सही बात है। अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करोगे, चाहे वो बिज़नेस से हम्म, रिलेटेड हो या नॉन बिज़नेस एंटाइटीज़ हो, उसमें आपको परेशानियाँ तो आनी है। बट हमें उन प्रॉब्लम से फोकस करना है, इतना ही करना है कि उनका सॉल्यूशन निकालना है। तो हम लोगों ने यही चीज़ किया। हमें शुरू में ये परेशानी आ रही थी कि हम फंडिंग कहाँ से लेके आएँ। तो हमने उसमें मेहनत किया, हमारे हमने पहले अपने रिलेटिव से स्टार्ट किया, फ्रेंड से स्टार्ट किया, फिर धीरे-धीरे आगे पहुँचे। फिर जो अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हमने वहाँ से लोगों तक पहुँचना वहाँ वहाँ से लोगों तक पहुँचे हम कि चलो इन लोगों को टच करते हैं, क्या पता ये हमें स्पॉन्सर कर दे या इन बच्चों के लिए कुछ स्पॉन्सर जी कर दे। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जब क्योंकि हमारे ज़्यादातर वॉलंटियर्स जो हैं वो हाई स्कूल से हैं। 12th और 11th के स्टैंडर्ड्स के बच्चे हैं, तो उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं इन चीज़ों के बारे में। तो उन सबको हैंडल करना, सबको उनके काम डिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि हम लोग खुद अभी स्टूडेंट हैं, हमें इतना कोई एक्सपीरियंस है नहीं ज़्यादा कि हम किसी के बच्चे को स्लम के बच्चों को इतना ज़्यादा पढ़ाएँ और उनको बताएँ जो हमारी चीज़ें होती हैं। बट ये प्रॉब्लम हमें आई थी कि वॉलंटियर्स को कैसे हमें मैनेज करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वीकली जैसे हमारे प्रोग्राम होते हैं, तो हम लोग वीक में 2 या 3 बार हम लोग मीटिंग्स रखते हैं। चाहे वो वर्चुअल हो या फिर कहीं बैठ करके हम लोग की परमानेंट कभी कोई ऑफिस भी नहीं है। हम लोग जैसे कि बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, हम वहाँ बैठ ठीक करके मीटिंग कर लेते हैं। हम्म, तो और तीसरी प्रॉब्लम में भी ये आती है कि फंडिंग हो गई, वॉलंटियरिज्म हो गया, तीसरी की ट्रस्ट बिल्डिंग होना। क्योंकि अगर कोई आपको अपना पैसा दे रहा है, तो वो क्यों दे रहा है? तो राइट हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी रखी कि आपका जितना पैसा हमारे पास आ रहा है, चाहे वो कोविड-19 से रिलेटेड हो या बच्चों को पढ़ाने से रिलेटेड हो, तो हम उसको आपको फुल ट्रांसपेरेंसी देंगे कि आपका इतना पैसा यहाँ खर्च हुआ है। हम्म। जी, बस यही चीज़ें होती हैं। जी क्योंकि आसिफ आप खुद भी बहुत छोटी उम्र में ये सारे काम कर रहे हैं और आई थिंक आपने भी हमें बताया था कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी कम उम्र के हैं तो आगे जा कर के आप लोगों का क्या विजन है कि किस तरह आप सोच रहे हैं कि सोसाइटी को अपना योगदान देंगे क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट आप हमारा सब लोग बेसिक अपने काम में बिजी हो जाएंगे इट्स वेरी ऑब्वियस तो आपका क्या विजन है आगे जाके फ्यूचर का विजन क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन का हम लोगों ने ये डिसाइड किया, हमारे कुछ फाइल्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की, तो हम लोगों ने आगे चलकर ये डिसाइड किया है कि हम में से जो भी लोग हैं, अलग-अलग प्रोफ़ेशन में जाने वाले हैं। कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई एडवोकेट या कोई बिज़नेस लाइन में जाएगा। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि हम में से जो भी किसी भी प्रोफ़ेशन में जाए, हम लोग अपना प्रोफ़ेशन का कुछ हिस्सा नॉन प्रॉफ़िट के तहत दान कर देंगे बच्चों को। चाहे किसी को अगर टीचिंग है, अगर वो टीचिंग प्रोफ़ेशन में जाना चाहता है, अगर उसको टीचिंग करना आता है सही से, तो अपना 1 घंटा निकाल कर के बच्चों को पढ़ा दिया। या किसी को आर्ट में इंटरेस्ट है या कोई आर्टिस्ट बनना चाह रहा है, तो बच्चों को एज़ अ नॉन प्रॉफ़िट बच्चों को आपने आर्टिस्ट का कुछ पढ़ा दिया। या अगर बिज़नेस से रिलेटेड कुछ चीज़ है, तो आपने बच्चों को वो बता दिया। तो हमारा आगे का विज़न ये है और हमारा विज़न अभी ये है कि हम लोग अभी क्या कर रहे थे कि उनको खाना दे रहे थे, कपड़े दे रहे थे। तो अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि क्यों ना कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म लाया जाए जहाँ पे जो लोग स्लम में रहते हैं, उनको अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो लोग जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती है, उनको रोज़गार मिले, उनको काम मिले। बच्चों को तो हम पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन उनके जो माँ-बाप हैं, उनके भी कुछ खर्चे होते हैं कि घर को कैसे चलाएँ वो अपने बच्चों को, क्योंकि हम तो एक लिमिटेशन तक ही उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं, एक लिमिट तक ही उन बच्चों को कोई भी चीज़ दे सकते हैं। बट अगर हम उनके माँ-बाप को भी अगर हम कुछ एम्प्लॉयमेंट वगैरह दे देंगे, तो उसकी वजह से उनकी जो पीढ़ी है या उनके जो आस-पास के लोग हैं, उनकी जो सोसाइटी है, वो भी थोड़ी अच्छी बेहतर हो जाएगी। जी क्योंकि आप बच्चों के लिए इन स्लम के बच्चों के लिए काम करते आ रहे हैं तो कौन से प्रोजेक्ट्स के थ्रू या किस वे में आप इन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं कुछ अपने काम अपने स्ट्रक्चर के बारे में आप हमें बताइए तो हमारा स्ट्रक्चर क्या रहता है कि ये जो हमारा स्कूल है, ये लॉकडाउन के बाद हमने स्टार्ट किया था। जैसे ही लॉकडाउन लगा था, हमने स्टार्ट कर दिया था। तो हम लोगों ने ठीक ये सोचा था कि कुछ बच्चे जो हैं हमारे स्लम में, वो स्कूल जाते हैं, तो उनको बेसिक नॉलेज तो पता है। तो हम लोगों ने क्या किया, टीम को बैठाया और उनसे ये बोला कि आप लोग एक वर्कशॉप
कोई ऐसी एक्टिविटी लेके आओ जो हम कम समय में उन बच्चों को ज़्यादा नॉलेज दे सकें। और इसी स्ट्रक्चर पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं कि ऐसी एक्टिविटी बनाते हैं जिसकी वजह से कि वो बेसिक नॉलेज तो उनको मिल ही रही है, बाकी उनके अंदर एक जी माइंडसेट बन जाए कि अगर यहाँ हम किताब खोल रहे हैं तो घर जाकर के हमें कोई बोले ना कि हमें किताब खोलना है। वो अपने आप उस राइट। चीज़ को लेकर के बैठ जाए और जो उनको स्लम में पढ़ाया जा रहा है या जो वो ट्यूशन में पढ़ रहा है वो घर पे आके उस चीज़ की प्रैक्टिस करें। तो बेसिकली हम उन लोगों के माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ लिख तो वो लेंगे, गवर्नमेंट स्कूल बहुत है यहाँ पर, उनका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, लेकिन असल अगर वो अपने प्रॉब्लम्स की वजह से ना पढ़ पाए या उनकी एक बैरियर बन जाए माइंडसेट में कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है और इससे आगे मैं नहीं बढ़ पाऊँगा, तो हमें उस बैरियर को तोड़ना है। जी। आसिफ, आपने माइंडसेट के बारे में बात की। जब हम इन सारे क्षेत्रों में काम करने की शुरुआत करते हैं, इन बच्चों को काम, तो ये जो प्री सेट माइंडसेट होता है, प्री बिल्ड माइंडसेट जिसको हम बोलेंगे, क्योंकि लोग अपने जो बच्चे होते हैं वो बड़ों को देख करके सीखते हैं। तो बच्चों के साथ-साथ बड़ों को भी समझाना पड़ता है कि उनको आगे बढ़ने दें, पढ़ाई करवाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग एक पॉइंट के बाद लड़कियों की अगर एजुकेशन के बारे में बात करें तो लड़कियों का पढ़ाई-लिखाई रोक दिया जाता है, शादी के बारे में लोग बात करने लगते हैं। तो इन सारे माइंडसेट्स के साथ आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं, आप बोले कि आप 3 स्टेट्स में काम कर रहे हैं और सारी की सारी नॉर्थ साइडेड है। तो किस तरह के माइंडसेट का सामना आपको करना पड़ता है और आप उसको कैसे डील करते हैं, या आप अपने जो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेट्स हैं, उनको आप क्या बोलते हैं कि किस वे में इन सारी चीज़ों के साथ डील करें? हाँ, तो हमारी क्या होती है, हमारी काउंसलिंग होती है बच्चों के साथ हर हफ्ते। जैसे कि हमारी टीम का कोई बंदा बैठ जाता है और हर एक बच्चे को बुला करके उनसे हर हफ्ते पूछा जाता है कि इस हफ्ते आपको स्लम में क्या परेशानी आई? आपको जो हुँ, चीज़ बताई गई, आपने उसको कितना इम्प्लीमेंट किया? या आपके घर में क्या परेशानी है? उसी तरह से अ, उनको समझाया जाता है कि अगर आपके पास ये परेशानी है तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए? या फिर अगर आपको कोई रिसोर्स चाहिए, जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं या किसी बच्चे को चलो फ़ोन चाहिए, तो हम लोग वो देखते हैं कि चलो इस बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है तो इसको प्रोवाइड कर दिया जाए। एंड जी, दूसरी बात, आपने जो गर्ल्स की एजुकेशन की बात की, तो यहाँ ये हम अपने स्लम में ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो गर्ल्स हैं, वो एक पीरियड मतलब एक पीरियड के टाइम तक ही पढ़ते हैं, बाकी फिर वो चले जाते हैं काम करने के लिए। हुँ, उनको काम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और उनके माँ-बाप भी उन पे फ़ोर्स करते हैं कि चलो आप ये काम कर लो या फिर आप सिलाई सीख लो या कुछ और सीख लो। तो हम ज़्यादा हुँ, कोशिश हुँ। करते हैं कि उनके जो माँ-बाप हैं उनको समझाया जाए कि आप अभी काम करके इनकी पढ़ाई-लिखाई पे इन्वेस्ट करो और बाकी जी, जो जी। हम पीछे की जो रिसोर्सेज़ है, ड्राइव एंड फोर्स है, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जी। आसिफ, चूँकि माइंडसेट के बारे में बात हो रही है, तो जैसे कि मैंने पहले भी पूछा, किस तरह के माइंडसेट से आप मतलब आपका जो सामना होता है, क्योंकि स्लम में जब हम काम करते हैं, तो बहुत तरह के धारणाएँ सामने आती हैं। तो आपका जब काम करने का जब स्टार्ट हुआ, क्योंकि आप खुद भी बहुत कम उम्र में हैं, तो किस तरह की क्वेश्चन्स आपके ऊपर रेज़ किए गए? अ, आप ये बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि बच्चों का माइंडसेट कैसा रहता है पढ़ाई को जी, लेकर या बच्चों फिर बड़ों के माइंडसेट के बारे में मैं ज़्यादा पूछूँगी, क्योंकि बच्चे तो गीली मिट्टी की तरह होते हैं कि जब भी आप अगर 4 बात मीठी बोल दें तो आपसे बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाएँगे। तो मैं बड़ों के बारे में पूछ रही हूँ कि किस तरह के क्योंकि वो लोग तो अपने बच्चों को आपके आपके ऑर्गनाइज़ेशन के साथ वॉलंटियर करने के लिए भेजते होंगे या समझने के लिए भेजते होंगे। तो अ, वो लोग भी फीडबैक लेते होंगे, तो जब उनको पता चलता होगा, क्योंकि काफ़ी क्लोज़्ड माइंडसेट होता है लोगों का। आप क्योंकि हाल ही में सेक्स एजुकेशन के बारे में भी बात कर रहे थे। इन सारे एरियाज़ में जा कर के इस तरह की बातें करना, कई बारी ये सारी कन्वर्सेशन बंद कमरों की कन्वर्सेशन कही जाती है। तो आपको एज़ या आपको क्या नेगेटिव कमेंट्स सुनने पड़ते हैं?
पहले एजुकेशन को लेकर के उनका ये माइंडसेट रहता है कि एक टर्म लग जाएगा। जैसे कि अगर उनसे कहा जाए कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ-लिखाओ, तो वो हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इनको तो कई साल लग जाएँगे, हमें देखेगा कौन फिर? जी, हाँ, ये माइंडसेट लोगों के अंदर बनी हुई है कि अब देखिए कोई भी काम अगर आपको करना है, उसमें टाइम तो लगना है। तो उनकी ये जी, चीज़ जी, बनी हुई कि उनको क्या चाहिए कि जल्दी-जल्दी कहीं से बस पैसा आ जाए। चाहे अपने बच्चों को कहीं पे कोई स्किल सिखा दी जाए या कहीं पे काम करवा दिया जाए। वो लोग ये नहीं जी, सोचते हैं कि चलो अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उनको 4-5 साल लग भी रहा है तो इन 4-5 साल के बाद उनकी लाइफ क्या होने वाली है? यहाँ से यहाँ हो जाएगी। तो वो चीज़ वो जी, नहीं सोच पाते हैं और हम उनके साथ इसी चीज़ को लेकर डील करते हैं। उन्हें समझाते हैं कि जब तक हो रहा है आपसे, क्योंकि स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में है। अगर आपके लाइफ में स्ट्रगल है, जब तक आपसे हो रहा है अपने बच्चों को पढ़ाओ। ताकि एक टाइम के बाद वो आपसे ये ना कह सके कि आपने हमें इस काम में धकेल दिया, तो हम आज यहाँ पर हैं। करेक्ट। जी। अम, और दूसरी जी बताइए? जी, 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 बोलिए, बोलिए। दूसरी बात ये है कि जैसे हम कैंपेन्स लॉन्च करते हैं, कुछ ऐसे कैंपेन होते हैं जो बहुत लोगों के लिए बहुत प्राइवेट होते हैं। जैसे सेक्स ओके। एजुकेशन हो गया या मेंस्ट्रुएशन हाइजीन हो गया। तो हुँ, अब उनके पास हमें काफ़ी बार जाना पड़ता है। जैसे अगर आप काम कर रहे हो किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए, तो अगर आप ऐसा कोई कैंपेन लॉन्च कर रहे हो जो बहुत प्राइवेट है, तो आप अगर उनके पास जा रहे हो, एक बार मत जाओ, दूसरी बार भी जाओ, तीसरी बार भी जाओ, उनको कन्विंस करो। एट लीस्ट चौथी बार तो वो मान ही जाएँगे। हमारे साथ भी यही हुँ, होता है कि हमें पहली बार जाना पड़ता है। हम लड़कियों को या लड़कों को भेज देते हैं वॉलंटियर्स में से। तो पहली हुँ, बार में उनको इतना इफ़ेक्ट नहीं होता है, फिर दूसरी बार जाते हैं उनके पास कि ऐसी-ऐसी चीज़ होने वाली है और ये चीज़ होने वाला है तो आप आ जाओ। उनको थोड़ा लालच भी देना पड़ता है कि ये चीज़ मिलेगी तो आप आ जाओ, कम से कम वो सुन ले इस चीज़ को, जो चीज़ बताई जा रही है। जी। तो हमें ये है कि अम, बार बार-बार कोशिश करते रहनी चाहिए कि कम से कम वो वहाँ से उठ कर के इस जगह पर आ जाए और यहाँ जो बात बताई जा रही है, वो इम्प्लीमेंट करे। फिर बाद में उनसे फीडबैक भी लिया जाए कि राइट। आपको ये चीज़ हुँ, बताई गई थी और आपको ये चीज़ दिया गया था, तो आपने इसको कितना यूज़ किया और आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ? करेक्ट। आसिफ, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, तो आखिर में जाते-जाते मैं आपसे ये पूछूँगी कि क्योंकि आपने बहुत कम उम्र में ये सब स्टार्ट किया, तो जो आगे जो सोशल वर्क में या इस किसी भी कॉज़ के लिए काम करना चाहते हैं, और आपने खुद ने बोला कि फंडिंग्स की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छे-अच्छे इनिशिएटिव के लिए काम करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं। आप उन लोगों के लिए क्या बोलेंगे? उन लोगों के लिए यही यही बोलूँगा कि फंडिंग एक प्रॉपर चीज़ मतलब फंडिंग एक रीज़न नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन को स्टार्ट करने के लिए। अगर आपके अंदर जी, वो जज़्बा है और आपके अंदर कोई रीज़न है उस काम को लेकर के, तो सबसे पहली बात है रीज़न की, अगर मुझे ये काम करना है तो इसके पीछे एक रीज़न होना चाहिए। अगर वो रीज़न आपको पता है तो आप वेलकम है कि आप कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए काम करो या फिर आपके कुछ इनिशिएटिव है उसके लिए काम करो। लेकिन वो रीज़न जो है वो रीज़न आपको पता होना चाहिए। अगर वो रीज़न आपको सही से जी, पता होगा तो वो काम बिना फंडिंग के भी हो सकती है। आपको फंडिंग देने के लिए जी, काफ़ी लोग हैं। शुरू में परेशानी आएगी बट एक टाइम पे जाकर के आपको फंडिंग, स्पॉन्सरशिप आपको हर तरफ से मिल जाएँगी। जी। अम, आसिफ, थैंक यू सो मच हमारे ह्यूमन्स ऑफ गिविंग के शो में आने के लिए। जाते-जाते आपका कोई मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए है तो प्लीज़ आप बोल सकते हैं। मैसेज यही है कि अभी पूरे वर्ल्ड का या पूरे इंडिया का अगर हम फ़ोकस देखें ना, तो वो सिर्फ़ अर्बन पे फ़ोकस कर रहा है। अगर कोई एनजीओ भी है ना, तो बस वो अर्बन साइड पे फ़ोकस कर रहा है, रूरल एरियाज़ पे कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पे उन्हें ऐसे लोग मिलते भी नहीं हैं। वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ की कमी है, वॉलंटियर्स की कमी है। तो हम लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अर्बन साइट्स को छोड़ के क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं लोगों के लिए, लेकिन जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ के लोगों को यहाँ कनेक्ट करने में बहुत परेशानी आती है। तो यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर जी, आगे चल के कोई इनिशिएटिव लाना चाहते हैं, इस चीज़ पे फ़ोकस करें कि हम जो बैकआर्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पे कैसे जाया जाए। जी।
जी। आसिफ, थैंक यू सो मच आने के लिए हमारे शो में। और आप और आपका जो टीम जो भी काम कर रहा है वो बहुत ही बखूबी से आप लोग करते आ रहे हैं। और क्योंकि लॉकडाउन में आपने स्टार्ट किया था और इतने जल्दी इस मुकाम पे आना, इतने सारे लोगों के साथ जुड़ना बहुत कम लोग कर पाते हैं। So as a society, I'll thank you and your team for bringing a change. I hope कि आप लोग आगे जाकर के इसी तरह काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे और हम लोगों को एक चेंज सोसाइटी लाके दे। Thank you so much for being here. Thank you. थैंक यू।